नमस्कार। आरएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल आरएससी परिवार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि वही टैगलाइन कोरोना से लड़ाई और आरएससी के साथ पढ़ाई। तो देखिए, पिछले अपने वीडियो में जो अपनी स्थिति थी उसमें हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में। तो लास्ट टॉपिक अपना उसका था कि लोकसभा के पदाधिकारी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनमें मेन जो व्यक्ति होंगे वो दो होंगे। वो दो व्यक्ति होंगे आपका, एक तो हो गया अध्यक्ष और एक हो गया आपका उपाध्यक्ष। ये जो दोनों ही व्यक्ति हैं, इनका जो चुनाव होता है वो हमारे संसद के जो पहला सदन है जिसका नाम है लोकसभा, लोकसभा के सभी सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं, चुनते हैं। और नियुक्ति उनकी, हालांकि उनको शपथ दिलाने का कार्य वगैरह सब कुछ राष्ट्रपति करवाता है, लेकिन उनका जो निर्वाचन करते हैं वो ये सदस्य करते हैं सभी मिलकर। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो यदि कार्यकाल की बात की जाए, कार्यकाल देखिए, कार्यकाल की बात यदि हम करें तो आपको सभी को पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो उस 5 वर्ष के दौरान इसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसका मेन रीजन ये है कि कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति को पद पर आरूढ़ कर देते हैं जो उस पद के लायक नहीं है या उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रखता, या फिर हमारे संवैधानिक जो अधिकार हमने उसको दिए हुए हैं वो उनका अतिक्रमण करता है। तो उस समय उसको उस पद से हटाना लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है? तो ध्यान दीजिएगा, जो लोकसभा के सदस्य हैं, कितने? 552। ये जो 552 सदस्य लोकसभा के हैं, ये सभी 14 दिन पूर्व सूचना देंगे कि हमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति इस प्रकार की गतिविधि करने की जरूरत पड़ रही है। तो जब ये इस प्रकार की अनुमति उनको देंगे या इस प्रकार की सूचना उनको देंगे, तो उसके बाद में इनका दूसरा वर्ग जो होता है कि लोकसभा में मतदान होगा। इसी चीज को लेकर लोकसभा में मतदान होगा कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में जिसके भी खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है उसे अपने पद से हटाया जाए या नहीं। तो उसको हटाने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाएगा। और यहाँ पर यदि मतदान कितना हो जाता है, मतदान बहुमत को छू लेता है, तो उसके बाद में उस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका लोकसभा पूरी तरह से होता है समाप्त। उसके गठन वगैरह की प्रक्रिया, हालांकि उसकी शक्तियां वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे राज्यसभा के साथ में। अब हम दूसरा सदन, लोकसभा का दूसरा सदन, उच्च सदन, लोकप्रिय नहीं कहेंगे उसको क्योंकि उसका चुनाव कौन लोग करते हैं? उसका चुनाव करते हैं देश के विधायिकाएं। तो इसलिए हम उसको यहां पर नहीं लेंगे। तो यहां पर किसका नाम? अब देखिए, इसको नाम है राज्यसभा। राज्यसभा सदस्य का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा किस प्रकार से बनाई जाती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सभी मिलकर। तो यहां पर आपको ये देखना है। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि राज्यसभा के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या क्लियर करना है? तो राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में सदस्य संख्या
तो राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो मुख्य रूप से होती है 550, लेकिन वर्तमान में यह है 545। कितनी है भाई? 545 है वर्तमान में। वर्तमान में 545 है। उसका रीज़न है, ये 5 सीटें इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है हमारे देश के कश्मीर का एक पार्ट POK पाक अडॉप्टेड कश्मीर है, जिसमें राज्यसभा या लोकसभा के चुनाव हम लोग नहीं करवा पाते, इस वजह से वो माइनस हुए हैं, और कोई रीज़न इसका नहीं है। इसके बाद में आप सीधे सीधे आइए कि अब यहाँ पर इनका चुनाव कैसे किया जाता है, निर्वाचन। तो ये जो 545 सदस्य हैं, इनमें से 233 सदस्य राज्य व UT गवर्नमेंट, यानी कि वही आपका केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्यों के द्वारा, विधानसभा सदस्यों के द्वारा इनका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। बाकी रह गए आपके 12 सदस्य। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये अपने अपने क्षेत्र से पारंगत विधिवेत्ता होते हैं। जैसे कोई खेल से हो, जस्ट लाइक आपका सचिन तेंदुलकर है, रेखा थी, लता मंगेशकर हुई, इस तरह से ये राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं अपने अपने क्षेत्र से, जो कला, साहित्य, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र से चुने जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारत का राज्यसभा का क्या हुआ? सदस्य संख्या और उनका निर्वाचन। अब आपको देखना है योग्यता। यहां देखिए राज्यसभा सदस्यों की जो योग्यता होती है, योग्यता में हम लेंगे कि जो योग्यता लोकसभा सदस्य की होती है वही योग्यता राज्यसभा सदस्यों की भी होगी। एक फर्क है, केवल आपको वो याद करना है, क्या? कि लोकसभा सदस्य की जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो होती थी 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा सदस्य के लिए यही आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। बाकी पूरा वही, भारत का नागरिक हो, किसी भी न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया या अपराधी घोषित ना किया गया हो, किसी भी राजकीय या केंद्रीय सरकारी लाभ के पद पर आश्रित ना हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो लोकसभा सदस्य के लिए थी वही राज्यसभा सदस्य के लिए होगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ डिस्कस और कर देते हैं, देख लेना, ध्यान रख लेना कि ये एज लिखना आप 25, 30 और 35। ये एज भारतीय संविधान के अंदर बहुत ही मायने रखती है। एक 18 हो तो आपको याद ही 18 क्या है, 25 लोकसभा, 30 राज्यसभा और 35 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो ये एज आपको याद रखनी है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपके सब्जेक्ट में भी है और आपके ये बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि 25 वर्ष की एज किसके लिए ज़रूरी है, 30 की, या राज्यसभा के लिए कितनी, लोकसभा के लिए कितनी, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए या उससे अधिक। तो ये योग्यता हुई। योग्यता के बाद में अगला टॉपिक आता है आपका कार्यकाल। क्या आता है? कार्यकाल। कार्यकाल में देखिए राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कम से कम कितना होता है? 6 वर्ष का। और राज्यसभा के 33% सदस्य 2 वर्ष
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्रॉस कर रही हैं कि 33% सदस्य बदल दिए जाएंगे 2 वर्ष के बाद, फिर 6 वर्ष के कैसे होंगे। तो देखिए 33 और 33 2000 सन 2002 2004, अब यहाँ आ जाइए 6। ये 33% सदस्य सन 2000 में हटे, तो ये कहाँ आ गए, 2002 में ये नए, ये देखिए ये 2000 यहाँ पे जो हटे वो यहाँ आ गए, यानी कि और यहाँ वाले यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ वाले यहाँ तक। तो आप केवल इतना समझिए, जस्ट लाइक ये जो सदस्य हटे वो नए आए, तो उनको 6 वर्ष कब पूरे होंगे, 2006 में, क्योंकि वो कब आए, सन 2000, और उनको 6 वर्ष पूरे होंगे कब, 2006 में। और जो 2002 में हटे उनको पूरे होंगे कब, 2008 में। और जो 2004 में हटे उनको पूरे होंगे 2010 में। तो इस तरह से देखो फिर से ये 33 आ गए और ये यहाँ पर फिर से 33 आ गए नए। तो इस तरह से ये नए नए चलते रहते हैं और पुराने लोग जाते रहते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नवीनतम होगा वो सबसे लास्ट में जाकर सेवानिवृत्त होगा। ठीक है भाई, तो ये आपका इनका सदस्य संख्या कार्यकाल हुआ। अब आते हैं इनके भी पदाधिकारी। पदाधिकारी पदाधिकारी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान रखना इनमें भी वही, लेकिन यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना लिखकर हम लिखेंगे सभापति और उपसभापति। ये ध्यान रख लेना, लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहते हैं, लेकिन राज्यसभा के, और उसको इंग्लिश में स्पीकर भी बोलते हैं। कई बार पेपर में आ जाता है कि स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, स्पीकर कहाँ होता है, स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। जबकि लोकसभा का जो सदस्य होता है, वो सॉरी राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनको स्पीकर नहीं बोलते हैं हम। इसके बाद में देखिए आप, सभापति का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा। अब आपके दिमाग में तो आप ये सोच रहे होंगे वही सभी लोग मिलकर सभापति का चुनाव कर लेंगे, नहीं, क्योंकि राज्यसभा में केवल जिसका चुनाव होता है पदाधिकारी का वो होता है उपसभापति। उपसभापति का चुनाव सदस्य करेंगे और 6 वर्ष के लिए करेंगे। उससे पहले हटाया जा सकता है, वही प्रोसेस 14 दिन पूर्व। सभापति जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति, जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन कौन होता है, कौन होता है सभापति, उप राष्ट्रपति, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ से आपको सीधा ये निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीधी बात है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ ये थोड़ा सा पेच है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ों को याद करना है। क्या करना है, याद करें, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ कि पदाधिकारी, यदि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है तो 5 साल के लिए, और राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है तो 6 वर्ष के लिए। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर आपके राज्यसभा और लोकसभा को पूरी तरह से समाप्त करते हैं हम। अब बात करते हैं जिस उपलक्ष्य में हमने राज्यसभा और लोकसभा पढ़ा था, वो उपलक्ष्य था क्या हमारा, संसद या व्यवस्थापिका। और संसद और व्यवस्थापिका को पढ़ते समय हमने 2 बिंदुओं का अध्ययन किया जिनका नाम था लोकसभा और राज्यसभा।
अब मैं जो चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है कार्य या शक्ति। कार्य और शक्ति का जब अपन अनावरण करें या पढ़ेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखो आप समझ लीजिए कि ये दोनों किसी परिवार के दो स्तंभ में, जस्ट लाइक एक मेल और एक फीमेल, और ये दोनों को मिलने के बाद में ये क्या बन गया, आपका एक परिवार। समझाने के लिए केवल। तो जब हम ये पढ़ें कि आपके परिवार में कितनी इनकम है, तो ये इनकी और इनकी दोनों की जोड़कर हम क्या कर देंगे, परिवार की इनकम बना देंगे। लेकिन आपसे ये पूछा आपके परिवार में ज़्यादा इनकम किसकी है, तो दोनों की अलग अलग बता के जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बतानी पड़ेगी। तो इसी तरह से हमको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करनी है कि यहाँ जब हम शक्तियाँ पढ़ेंगे तो हम एक ही चीज़ में भी सभी को क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसको हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा ये काम जल्दी हो जाएगा। वरना आपके दिमाग में भी यही रहेगी कि सर एक ही चीज़ को हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, संसद के कार्य जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों को कैसे पढ़ेंगे, मिक्सअप करके पढ़ेंगे। और जब हम पढ़ेंगे लोकसभा के कार्यों को तो हम राज्यसभा के कार्य उसमें से निकाल देंगे, और जब हम राज्यसभा को पढ़ेंगे तो उस समय से हम लोकसभा के कार्यों को निकाल देंगे। बिल्कुल इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस समय हम जो कार्य पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे, संसद के कार्य। एक वर्क देता हूं मैं आपको बीच में। जब हमने लोकसभा के सभापति को समाप्त किया तो हमने लोकसभा के सभापति की शक्तियों के बारे में डिस्कस नहीं किया। देखिए, उनको बताने, देखो हर अध्यक्ष की एक ही ड्यूटी होती है कि वो अपने पद की गरिमा बनाए रखे, अपने आसपास में जो भी कुछ वो वर्क करवा रहा है उसका वो थोड़ा बहुत ध्यान रखे, उसमें कुछ गलत ना हो। कोई यदि उसमें उत्पात मचा रहा तो उसको दंडित कर सके। बहुत सारी एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वही सारी चीज़ें, लेकिन आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में 6 टॉपिक दिए हुए हैं और उनको आपको याद करना है, ध्यान रख लेना। दिए हुए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर। संसद के कार्य में सबसे पहला कार्य हम लेते हैं संसद का विधि कार्य, विधायी कार्य। और ये विधायी कार्य में हम देंगे, विधायी कार्य का मतलब विधि निर्माण यानी कानून बनाना। तो क्या संसद कानून बनाती है? संसद कानून बनाती है, बिल्कुल बनाती है। आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात को। संसद कानून बनाती है। कैसे बनाती है? संसद कानून इस तरह से बनाती है कि भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर या पृथक पृथक रूप से, या तो वो एक साथ बैठेंगे तो अपने साधारण बहुमत से, और यदि अलग अलग देंगे तो अपने 2/3 बहुमत से किसी कानून को पारित कर सकती है, उसे जोड़ सकती है, या पुराने किसी कानून को भारत के संविधान में से हटा सकते हैं। इस तरह की स्थितियां आपने देखी होंगी। अभी काफ़ी सारे कानून बने हुए हैं, जैसे धारा 370 का हटना, ये NRCC, ये कई सारी चीज़ें आई थी। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी होगी आपको, ये नई चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये सारे काम कहाँ में आ जाते हैं? संसद के विधायी कार्यों में। उसके बाद में आता है निर्वाचन। तो देखिए, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, ठीक है, ये सारे चुनाव। उसके बाद में न्यायिक सेक्टर के काफ़ी सारे चुनाव होते हैं, जो निर्वाचन होते हैं या उनकी जो नियुक्ति होती है, वो सारे कार्य कहीं ना कहीं कौन करता है? संसद करता है। तो ये इसके निर्वाचन संबंधी कार्य हो गए। उसके बाद आता है वित्तीय कार्य में। तो आपको पता है भारत में दूसरे महीने से चौथे महीने के लास्ट तक संसद का जो सत्र चलता है उसे हम बोलते हैं बजट सत्र। और इस बजट सत्र में जब तक क्या नहीं कर दिया जाए, बजट पारित नहीं कर दिया जाए, भारत के संपूर्ण आय और व्यय के ब्यौरे नहीं दे दिए जाएं, तब तक हम किसी प्रकार का खर्चा या इनकम करने की स्थिति में नहीं होते। यानी कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग का कार्य है। तो ये वित्तीय कार्य ये भी कौन करती है? संसद करती है। इसके बाद आ गया आपका प्रशासनिक।
कार्य। प्रशासनिक कार्य क्या, देखो हमने पढ़ा था व्यवस्थापिका का काम प्रशासन करना नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्था केवल व्यवस्था बनाती है, व्यवस्थापिका केवल व्यवस्था बनाती है, प्रशासनिक कार्य करती है कार्यपालिका। लेकिन भारत के अंदर कार्यपालिका अपने किसी भी कृत्य के लिए संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि ये इसका कौन सा कार्य हो गया, प्रशासनिक कार्य। देखिए विधिक कार्य हो गया, निर्वाचन कार्य हो गया, वित्तीय कार्य हो गया, प्रशासनिक कार्य हो गया। अब आता है आपका न्यायिक कार्य, न्याय संबंधित। जी हाँ, जब अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति किसी को क्या देता है, क्षमादान देता है, उसकी सजा में कमी करता है या उसकी सजा को बदल देता है, तो उसे हम राष्ट्रपति की शक्ति कहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति कहाँ आता है, राष्ट्रपति मिलकर किसका निर्माण करता है, संसद का। इसलिए हम संसद की न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति की शक्ति को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये हुई आपकी शक्तियाँ, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आपका बिल्कुल क्लियर होती हैं। अब इसके बाद में एक चीज़ और आती है, ये जो मैंने आपको बताई थी विधि निर्माण की शक्ति। तो ये जो विधायी शक्ति होती है, इसमें आपको एक टॉपिक याद करना है। इसमें कुछ ये थोड़ा सा छूट गया, क्योंकि एक तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ पहले। तो भारत के संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से किस अनुसूची के अंदर ये वर्णन है कि भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में। तो आपको केवल इतना लिखना है कि उस अनुसूची का नंबर क्या है, पहले से 12वें तक के बीच में। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो उस अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हमको दी हुई हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। तो देखिए इसमें ये दिक्कत क्या है, यहाँ पे इतना ही आ रहा है कि देखो केंद्र के अंदर जो कानून बनाएगा, केंद्र सूची पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, केंद्र। इसको संघ सूची भी बोलते हैं। और राज्य सूची पर कौन बनाएगा, राज्य। यहां पर दोनों बनाएंगे, ये इसका परफॉर्मा है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अपन को यहां देना है। देखो ये तो अलग हो गया, क्योंकि संसद की बात कर रहे हैं तो उसमें राज्य सभा से कोई मतलब नहीं है अपना, सॉरी राज्य के विधान परिषदों से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अगला चैप्टर है आपका। तो यहां हमको ये देखना है कि विधायी शक्ति जो संसद को दी गई है उसमें किस प्रकार की क्षमता है उसके पास में। तो 2 प्रकार के कानून वो निर्मित कर सकती है, एक तो संघ सूची या केंद्र सूची पर केंद्र बनाएगा कानून, और एक समवर्ती सूची पर। हालांकि यहाँ पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन जब केंद्र और राज्य किसी एक विषय के ऊपर कानून बनाते समय टकराव की स्थिति में होते हैं, तो वहां पर केंद्र का पलड़ा भारी होता है, इसीलिए केंद्र के कानून मान्य होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा निकल के आता है। इसीलिए हम भारत के संविधान को संघात्मक होते हुए एकात्मक देखते हैं। उसके अंदर संघात्मक का मतलब संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन फिर भी अधिकांश शक्तियों पर जो दबदबा है वो किसका है, केंद्र का है। इसीलिए भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि विधायी शक्ति के अंदर संघात्मक और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार अधिकांश रूप से किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, डिस्कस करना था, ये आपकी समझ में नहीं आता इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। यहाँ आपका ये चैप्टर पूरी तरह से एक रियल परिस्थिति में ढल चुका है। अब यहाँ से हमको केवल शक्तियाँ पढ़नी है, लोकसभा की और राज्यसभा की। उसके बाद में आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका पढ़ाएंगे। यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है, मैं आपसे पहले कह देता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कठिन ना लग रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा है ही नहीं। क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, भारत की संसद को, और भारत की संसद को हमसे अच्छा और कौन समझ सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, प्रेम से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, जितना आपसे
बोला जा रहा है उतना करें, ज़्यादा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें लेवल का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन इसमें कभी समाप्त नहीं होते। लेकिन आपको अपने कंटेंट, अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसको क्लियर करना है। तो आपको अभी इसके बारे में इतना ही जानने की आवश्यकता है। अन्य बड़ी क्लासों में जाकर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा प्राप्त हुआ आपको नॉलेज, तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप उन क्वेश्चंस का उत्तर देना ना भूलें जो आपसे किए गए हैं। सो प्लीज़, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।